नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया के एक बहुत ही अनोखे और खूबसूरत देश भूटान की। हाँ, ड्रैगन किंगडम भी कहते हैं इसे, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें भूटान के भूगोल से लेकर उसका इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था। हाँ, और उसकी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने की जो उनकी कोशिशें हैं वो सब शामिल है। सही। तो मकसद यही है कि हम इस देश की उन खास बातों को समझें, खासकर उसका वो सकल राष्ट्रीय सुख है ना। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हाँ, जिसने इसे दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, भूटान जैसा हम सब जानते हैं चीन और भारत के ठीक बीच में बसा एक पहाड़ी देश है। ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, नदियां। और यहाँ का माहौल वाकई बहुत साफ और हरा भरा है, एकदम ताजगी भरा। हाँ, और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, ये भी काफी दिलचस्प है। अच्छा, कैसे? इसी वजह से ये बाहरी दुनिया से थोड़ा कह सकते हैं कि कटा रहा, अलग थलग सा। हाँ, ये तो है। और इसी ने इसकी अपनी अनूठी संस्कृति को बचाने में मदद की है। पर्यावरण की शुद्धता तो जैसे इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गई है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 17वीं सदी में भूटान एक संगठित देश बना जोंगखा शासन प्रणाली के तहत। हाँ, वो एक तरह की पारंपरिक व्यवस्था थी जो मठों और किलों मतलब जोंग्स पर आधारित थी। और बौद्ध धर्म तो हमेशा से यहाँ के पहचान का केंद्र रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर 2008 में लोकतंत्र आया। हाँ, और अब ये एक संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब राजा भी हैं और चुनी हुई सरकार भी। सही। और ड्रैगन किंग आज भी देश के अहम सांस्कृतिक प्रतीक हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे भूटान ने राजशाही को बनाए रखते हुए लोकतंत्र को अपनाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सोच मुझे लगता है उनके सकल राष्ट्रीय सुख वाले विचार से सीधे तौर पर जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। और यहीं से बात बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाती है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी तरक्की को सिर्फ पैसों में मतलब जीडीपी में नहीं बल्कि लोगों की खुशी में मापता हो। हाँ, भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय सुख यानी जीएनएच को इतनी ज्यादा अहमियत दी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर किस पर निर्भर है? खेती। हाँ, खेती, पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पर्यटन ये मुख्य आधार हैं। अच्छा। और जीएनएच को प्राथमिकता देने का मतलब ही यही है कि जब आर्थिक नीतियां भी बनती हैं तो उनमें पर्यावरण बचाने, सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और अच्छे शासन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है। हाँ, उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना आर्थिक विकास पर। जैसे पनबिजली, वो इनकी कमाई का बड़ा जरिया है, खासकर भारत के सहयोग से जो परियोजनाएं चल रही हैं। हाँ, सुना है। लेकिन उसे भी वो ऐसे विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। टिकाऊ विकास पर जोर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर संस्कृति की बात करें तो भूटानी संस्कृति पर बौद्ध धर्म का असर तो साफ दिखता है ना? बहुत गहरा असर है। उनकी कला में, त्योहारों में, रोजमर्रा की जिंदगी में सब जगह झलकता है। और पर्यावरण, भूटान दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यावरण दोस्त देशों में गिना जाता है। हाँ, बिल्कुल। देश का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। और उनका लक्ष्य तो कार्बन न्यूट्रल बने रहना है। सही कहा, बल्कि वो तो कार्बन नेगेटिव है। मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके जंगल सोख लेते हैं। वाह। तो पर्यावरण को बचाना उनके लिए सिर्फ कोई सरकारी नीति नहीं है, ये उनकी संस्कृति और वो जो जीएनएच वाला दर्शन है उसका हिस्सा है। यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि आज के इस तेज रफ्तार विकास की दौड़ में वो अपनी इस पहचान को कैसे बनाए रखते हैं। ये एक चुनौती भी है। बिल्कुल। अच्छा, भारत और भूटान के रिश्तों पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, जरूर। दोनों के बीच काफी गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। बहुत गहरे और बहुत पुराने। खुली सीमा है, लोगों का आना जाना आसान है। और पनबिजली परियोजनाओं में जो आपसी सहयोग है वो तो एक बड़ा उदाहरण है ही। बिल्कुल। और ये रिश्ते दोनों देशों के लिए रणनीतिक तौर पर भी बहुत अहम है। हाँ, खासकर इस क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक सहयोग बनाए रखने के लिहाज से। सही। तो इन सब बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे, भूटान हमें क्या दिखाता है? मेरे ख्याल से भूटान हमें दिखाता है कि विकास का एक अलग रास्ता भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक तरक्की ही सब कुछ हो। हाँ, एक ऐसा रास्ता जहां खुशी और पर्यावरण को भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा अहमियत दी जाए। बिल्कुल। ये ड्रैगन किंगडम अपनी सकल राष्ट्रीय सुख और कार्बन न्यूट्रल या नेगेटिव होने जैसी अनोखी बातों के साथ दुनिया के सामने एक मिसाल की तरह खड़ा है। सही।
पर हाँ, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जैसे जैसे भूटान दुनिया से ज़्यादा जुड़ रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, आर्थिक विकास की चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्या उसका ये सकल राष्ट्रीय सुख वाला अनोखा मॉडल भविष्य में भी टिका रह पाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। और क्या दुनिया के दूसरे देश जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल कोशिश कर रहे हैं, क्या वो भूटान के इस तजुर्बे से कुछ सीख सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।